दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया था, क्योंकि श्रद्धा को उसी के बॉयफ्रेंड ने गला घोट करके पहले हत्या की और फिर उसके शरीर के 35 टुकड़े करके उसे फ्रिज में रख दिया था और हर दिन 2 बजे रात को वो जंगल जाता था उस लाश के टुकड़ों को फेंकने के लिए। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे हत्याकांड के बारे में जिसके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता है। हम बात कर रहे हैं अनुपमा हत्याकांड के बारे में। इसमें भी श्रद्धा की तरह अनुपमा के 70 से भी ज़्यादा टुकड़े किए गए थे, लेकिन इसमें कत्ल करने का जो मोटिव था उसे जान करके आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि श्रद्धा के केस में तो उसी के बॉयफ्रेंड ने उसका कत्ल किया था, लेकिन इसमें अनुपमा के हस्बैंड ने इनका कत्ल किया। उसके बाद 70 टुकड़े किए और उसे एक डीप फ्रीज़र में रख दिया था। तो दोस्तों, श्रद्धा से भी ज़्यादा खतरनाक है अनुपमा का हत्याकांड। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है उत्तराखंड के देहरादून से। देहरादून का एक इलाका है प्रकाश नगर। इसी प्रकाश नगर में रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजेश गुलाटी और दिल्ली के रहने वाली अनुपमा चौधरी, इनकी मुलाकात तब हुई जब राजेश गुलाटी स्टडी करने के लिए दिल्ली गया हुआ था और मुलाकात में ही इन दोनों को प्यार हो जाता है। उसके बाद घर वाले इनकी शादी करा देते हैं। शादी होने के बाद ये दोनों अमेरिका चले जाते हैं। शुरुआत में इनका रिश्ता तो बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि इन दोनों की नई नई शादी हुई थी और अमेरिका पहुंचने के बाद राजेश गुलाटी अमेरिका में ही एक जॉब ज्वाइन कर लेता है। अब राजेश ड्यूटी करता, ड्यूटी से घर, घर से ड्यूटी आना जाना रहता था और अब इन दोनों के दरमियान तनाव पैदा हो जाता है, चिड़चिड़ाहट सा पैदा हो जाता है। इन दोनों के दरमियान छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में ये दोनों झगड़ा शुरू करने लगते हैं और अब अनुपमा भी नौकरी करना चाहती है। इस बात को उसने राजेश गुलाटी से कहा कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ। तो राजेश गुलाटी ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि नहीं, तुम्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल तो अनुपमा कुछ नहीं कहती और यहीं पर वो शांत हो जाती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से अनुपमा इसी प्रपोज़ल को लेकर के राजेश गुलाटी से कहती है कि मुझे नौकरी करनी है। लेकिन राजेश ने फिर वही नाराज़गी दिखाते हुए वही जवाब दिया कि तुम्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजेश गुलाटी ने साफ साफ मना कर दिया। इन्हीं सब बातों को लेकर के उन दोनों में फिर से तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है और फिर वो लोग झगड़ा करने लगते हैं और इन दोनों के बीच में तनाव इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में ये दोनों झगड़ा करने लगते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उन दोनों ने अपनी समझदारी दिखाई और कहा कि नहीं, हमें आपस में नहीं लड़ना है और फिर से एक बार इन दोनों के रिश्ते पटरी पर आना शुरू हो जाता है और इन दोनों ने मिल करके फैसला लिया कि अब हम आपस में झगड़ा नहीं करेंगे और हमारे दरमियान की जो कड़वाहट है इसे हम ख़त्म करते हैं और हमारे परिवार को आगे बढ़ाते हैं। अब 1 साल के बाद अनुपमा एक जुड़वा बच्चे को जन्म देती है, एक लड़का और एक लड़की। और ये दोनों अमेरिका में 6 साल बिताने के बाद वापस ये दोनों भारत आ जाते हैं। भारत लौटने के बाद राजेश तो पहले अपने परिवार को वापस देहरादून के घर में लेकर के जाता है और राजेश खुद कोलकाता में जाकर के जॉब करने लगता है। और फिलहाल तो इन दोनों के दरमियान सब सही चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल था। अनुपमा भी इधर अपने बच्चों के साथ देहरादून में रह रही थी और जब भी इन्हें मौका मिलता ये लोग कॉल पे आपस में एक दूसरे से बात कर लिया करते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि कॉल में इन दोनों का तनाव फिर से बढ़ गया। अब दोनों में तनाव इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बात करते करते इन दोनों में नोक झोंक शुरू हो गई और यही नोक झोंक इन दोनों में कब लड़ाई में तब्दील हो जाती थी इन्हें खुद भी पता नहीं चलता था। और आगे जाकर इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इन दोनों की लड़ाई झगड़ा कोर्ट में जाकर के ही ख़त्म हो जाता है। और अब कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि राजेश गुलाटी को अपने सैलरी में से प्रति माह अपनी पत्नी अनुपमा को 20,000 रुपये महीने देने होंगे। लेकिन 17 अक्टूबर 2010 को अनुपमा अचानक गायब हो जाती है और किसी से भी वो बात नहीं करती, फ़ोन पे भी किसी से बात नहीं करती, अपने माता पिता और भाई से भी बात करना बंद कर देती है। बल्कि बहुत कम लोगों से, गिने चुने लोग थे जिनसे वो बात करती थी और सिर्फ मेल के ज़रिए ही वो उनसे बात किया करती थी। उनके गायब होने से 2 महीने बीत गए थे, लेकिन अब तक उनकी बात उनके माता पिता से, भाई से नहीं हुई थी। अब इनके गायब होने से 2 महीने बीत जाते हैं और इनके माता पिता से जब बात नहीं होती तो अनुपमा का भाई सिद्धांत चौधरी दिल्ली से देहरादून अपने जीजा के घर जाता है।
यानी राजेश गुलाटी के पास। और राजेश गुलाटी से सिद्धांत चौधरी कहता है कि हमारी बहन को गायब हुए 2 महीने से ज़्यादा हो गए और उनका कुछ भी अता पता नहीं, इसलिए हमें पुलिस के पास जाना चाहिए था। इस बात को सुनने के बाद राजेश गुलाटी हामी तो भरता है, लेकिन कहता है कि 10 मिनट आप रुकिए, मैं अभी नहा करके आता हूँ और आप चाय पीजिए। और ये कह करके राजेश गुलाटी नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है। अब सिद्धांत सोफे पर बैठ करके अपने जीजा का इंतज़ार करने लगता है। लेकिन कुछ ही मिनट गुजरा था कि सिद्धांत के मोबाइल पर अनुपमा के मोबाइल से मैसेज आता है और मैसेज में लिखा हुआ था कि भैया मुझे तलाश करने की कोशिश ना करें, मैं बहुत दूर आ चुकी हूँ और अब मैं आप लोगों से कभी नहीं मिलूँगी। इस मैसेज को पढ़ने के बाद कुछ ही मिनट में राजेश गुलाटी भी नहा करके बाथरूम से बाहर निकलता है और फिर सिद्धांत अपने जीजा को वो मैसेज दिखाता है कि देखिए अनुपमा के मोबाइल से मैसेज आया और ऐसा ऐसा मैसेज आया और उसने ये कहा कि हमें तलाशने की कोशिश ना करें। अब राजेश अपने साले से कहता है कि मैं तो पहले से ही कह रहा था कि अनुपमा हमसे नाराज़ होकर के चली गई है और अब वो लौट करके कभी नहीं आएगी। अब राजेश अनुपमा के भाई सिद्धांत से कहता है कि हमें पुलिस के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन सिद्धांत को अब किसी अनहोनी का शक होने लगता है, क्योंकि सोचने वाली बात ये थी कि इतने दिनों में, इतने महीनों में अनुपमा का कभी कोई मैसेज, फ़ोन नहीं आया, लेकिन अचानक जब आज वो पुलिस के पास जाने की बात करने के लिए अपने जीजा के पास आया तो उसी वक्त उनके मोबाइल पे अनुपमा का मैसेज आता है। इसलिए सिद्धांत अब पुलिस के पास जाने के लिए अपने जीजा पर जोर डालता है और कहता है कि नहीं, हमें पुलिस के पास जाना ही चाहिए। और फिर वो देहरादून के कैंट थाने में जाता है और जा करके अपने बहन की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। और रिपोर्ट दर्ज किए हुए 3-4 घंटे ही बीते थे कि पुलिस की टीम राजेश के घर पहुंचती है और राजेश और सिद्धांत को पूछताछ करने के लिए वहां से उठा करके पुलिस ले आती है। हमें तुमसे सवाल और जवाब करने हैं। अब असल में हुआ ये था कि राजेश और सिद्धांत जब रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाना पहुंचे थे तो वहां पर सिद्धांत ने चुपके से पुलिस इंस्पेक्टर के पास ये बात कही थी कि मुझे मेरे जीजा पर शक है। इसीलिए उनके घर पहुंचने के कुछ देर बाद ही पुलिस की टीम राजेश के घर पहुंच गई थी। पुलिस को राजेश के घर आए 10 मिनट ही हुए थे कि एक पुलिस की नज़र राजेश के घर में रखे हुए एक डीप फ्रीज़र के ऊपर पड़ती है और पुलिस राजेश से पूछती है कि घर में इतना बड़ा डीप फ्रीज़र क्यों। अब राजेश यहाँ पर थोड़ा सा सकपका जाता है और नॉर्मल होने की कोशिश करते हुए वो पुलिस से कहता है कि बस यूं ही ख़रीद लिया था। घर की तलाशी लेने के बाद पुलिस वाले वहाँ से लौट जाते हैं और पुलिस वाले अपने जीप पर बैठ जाते हैं। जैसे ही वो अपने जीप पर बैठते हैं तो अचानक से वो लोग फिर वापस लौट करके घर चले आते हैं, जैसे कि उनके दिमाग में कुछ खटका हुआ हो। वो सभी दौड़ता हुआ राजेश के घर पहुंचता है। राजेश ने उन पुलिस को वापस दौड़े हुए आते हुए देखा तो वो चौंक जाता है और एक पुलिस वाला राजेश से पूछता है कि इतना बड़ा डीप फ्रीज़र है, ठीक है बात समझ में आती है, लेकिन इतने बड़े डीप फ्रीज़र में ये ताला क्यों लगा हुआ है। ये सुनने के बाद राजेश डर जाता है और कहता है कि ये फ्रीज़र अनुपमा ले करके आई थी और वही इसे लॉक करती है और ये चाबी भी उसी के पास है। इतना सुनने के बाद पुलिस को राजेश के ऊपर शक हो जाता है और राजेश पर शक मजबूत हो जाने के बाद पुलिस वाले राजेश को सख्ती से कहते हैं कि इसकी चाबी कहाँ है, जल्दी लेकर के आओ। जब सख्ती से पूछताछ की तो राजेश टूट जाता है और अपने बेडरूम से उस डीप फ्रीज़र की चाबी लेकर के पुलिस वालों के हाथों में सौंप देता है। अब पुलिस वाले उस डीप फ्रीज़र के लॉक को जब खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि उसमें काले रंग के कई पॉलीथीन रखे हुए हैं और वही पॉलीथीन वहाँ रखा हुआ होता है जो अक्सर लोग कूड़े कचरे भरने के लिए जो पॉलीथीन को यूज़ करते हैं, बिल्कुल वही सेम टू सेम उस डीप फ्रीज़र में रखा हुआ था। अब एक पुलिस उस काले पॉलीथीन को बाहर निकालता है और जब उसको खोल करके देखता है, क्या देखता है कि उसमें मीट रखी हुई है। मीट को कई दिनों से डीप फ्रीज़र में रखने की वजह से वो बहुत सख्त तरीके से जम चुका था और सफ़ेद हो चुका था। और इसी तरीके से दूसरे पॉलीथीन को भी वहाँ से बाहर किया जाता है, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, और ऐसे ही करके बहुत सारे पॉलीथीन को उस डीप फ्रीज़र से निकाला जाता है जिसमें कि मीट रखे हुए थे और पत्थर की तरह जम चुके थे। जब सारे पॉलीथीन को बाहर निकाल करके रखा और कुछ देर के बाद वो सारे बर्फ़ पिघलने लगे और पुलिस वालों की सांसें तब अटक गई जब उनकी नज़र एक मीट पर पड़ी जिस मीट के अंदर इंसानों के हाथों के उंगलियां रखे हुए थे। ये देखने के बाद सारे पुलिस शॉक्ड हो जाते हैं और उनकी सांसें अटक जाती है, जैसे कि हमने ये क्या देख लिया हो।
पुलिस ने एक के बाद एक 35 पॉलीथीन को निकाला और उस सभी पॉलीथीन में इंसान के बॉडी के पार्ट्स को काट करके रखा हुआ था। अब पुलिस को ये समझने में देर नहीं लगी कि ये अनुपमा के ही टुकड़े हैं और पुलिस के पूछने पर राजेश ने बताया कि बाकी शरीर के जो टुकड़े थे वो देहरादून और मसूरी की खाइयों में उन्होंने फेंक दिया है। और अब गिरफ्तारी के बाद राजेश ने पुलिस को इसके पीछे की सारी कहानी, हत्या करने की कहानी, सारी कहानियों को स्टेप बाय स्टेप बताना शुरू किया। और उसने जो कहानी बताई थी वो कहानी ये थी कि साल 1992 में उसकी और अनुपमा की मुलाकात दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में हुई थी, एक कॉमन फ्रेंड के ज़रिए हुई थी और वो दोनों आपस में एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। और राजेश उस समय दिल्ली में MCA की पढ़ाई कर रहा था, जबकि अनुपमा मैनेजमेंट कोर्स में दाखिला लिया था। और राजेश उस समय दिल्ली में MCA की पढ़ाई कर रहा था, जबकि अनुपमा उस समय मैनेजमेंट कोर्स में दाखिला लिया था। 7 साल के अफेयर में दोनों ने साथ साथ पढ़ाई की और फिर 1999 में उन दोनों ने आपस में एक दूसरे से शादी भी कर ली। और शादी के अगले साल वो दोनों फिर अमेरिका चले गए और अमेरिका जाने के बाद उनके दरमियान फिर से अनबन शुरू हो गई और फिर से 2003 में वापस वो लौट करके घर चले आते हैं। अनुपमा वापस 2003 में दिल्ली आ जाती है और राजेश उसे मना करके फिर से 2005 में अमेरिका ले जाता है। और अब एक बार फिर से उन दोनों का जीवन पटरी पर आ गया था और सब कुछ सही चल रहा था। 2006 में अनुपमा ने एक जुड़वा बच्चे को जन्म दिया था, जिसमें से एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का नाम सिद्धार्थ और बेटी का नाम सोनाक्षी रखा। और फिर से धीरे धीरे इन दोनों के दरमियान कड़वाहट पैदा हो जाती है और ये दोनों आपस में झगड़ा करते करते इनकी बात कब मारपीट तक आ जाती थी इन्हें खुद भी पता नहीं चलता था। और फिर से ये लोग 2008 में अमेरिका से लौट करके वापस घर चले आते हैं और परिवार इनकी सुलह करवाते हैं और सुलह करवाते हुए इन्हें देहरादून में रहने का मशवरा देते हैं। और देहरादून में प्रकाश नगर में वेद प्रकाश मित्तल के घर को किराए पर ले लिया और बच्चों को दाखिला DPS स्कूल में करा दिया। मगर दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा ख़त्म नहीं हुई। मामला घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिकारी के दफ्तर तक पहुंचा और बात जब कोर्ट तक पहुंची तो राजेश को ये बात चुभ गई। और कोर्ट में राजेश को जब धमकी मिली, फटकार मिली, तो राजेश को ये बात चुभ गई। और 17 अक्टूबर 2010 को अनुपमा और राजेश इन दोनों के दरमियान रात के टाइम में झगड़ा होता है और झगड़े में राजेश ने अनुपमा को धक्का दे दिया, जिससे उनका सर टेबल के एक कोने में लग जाता है और उसके सर से खून का फव्वारा निकलने लगता है। राजेश उसे अस्पताल में भर्ती के बजाय उस पर गुस्सा, नाराज़गी, हैवानियत इस कदर तारी हो गई थी कि राजेश ने एक तकिया लिया और उस तकिए से अनुपमा के मुंह को दबाना शुरू किया जब तक कि उसकी जान ना निकल गई। अनुपमा की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद राजेश ने प्लान बनाना शुरू कर दिया और राजेश बाज़ार गया और एक बड़ा सा डीप फ्रीज़र लिया और लोहा काटने का लिया और एक आरी भी लिया, जिससे कि वो अनुपमा के शरीर के टुकड़े कर सके। और घर आने के बाद राजेश ने अनुपमा के मृत शरीर के 70 से भी ज़्यादा टुकड़े किए और उन टुकड़ों को पॉलीथीन बैग में भर करके फ्रिज में एक के बाद एक रखता गया और धीरे धीरे उन्हें मसूरी के जंगलों में जा कर के फेंकने लगा। और हैरानी की बात यह है कि इस पूरे काम को करने के दौरान उनके बच्चे भी उन्हीं के घर में थे। और जब राजेश से उसके बच्चे उनकी मम्मी के बारे में पूछती कि अम्मी कहाँ है, तो राजेश कहता कि मम्मी नाना घर गई है। और फिर राजेश अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज देता था और इस दरमियान जो उनको वक्त मिलता था उसी वक्त में वो उन टुकड़ों को मसूरी के जंगल में फेंक दिया करता था, मसूरी के खाई में जा कर के फेंक आता था। फिलहाल कोर्ट ने तो इसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है और साथ ही 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। तो ऐसे करके 2017 में इसके किए हुए गुनाहों की सज़ा इसे मिल जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है और आपका इसके बारे में क्या कहना आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ऐसे ही और वीडियोस के लिए, क्योंकि रियल क्राइम स्टोरीज़ हमें लाइफ में काफ़ी कुछ सिखा जाती है। तो आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चौकन्ना रहे, अपना और अपनों का ख्याल रखें।